dear students, myself Jitendra Chandwani, Deputy Director, Motion Education System, कोटा। बेटा, जैसा कि महा रिविजन कोर्स आपका आपके नीट 21 में आपके डॉक्टर बनने के सपने को और उसकी राह को आसान बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था। उसी महा रिविजन कोर्स में अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं, हाइड्रोजन डेरिवेटिव चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फर्स्ट, अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल, एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड सेकंड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड एसिड डेरिवेटिव्स। ये रिवीजन अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, और नया चैप्टर में लेकर आया हूं बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और बेटा जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, महा रिविजन कोर्स में चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, क्वेश्चंस का सिलेक्शन बेटा इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को कवर किया जाए और उन क्वेश्चंस को कवर किया जाए जिनकी नीट 21 में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में आज इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और आपके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने की राह में हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया बेटा, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में करवाना है। कंपाउंड X फॉर्मेशन होगा, X is to be heated to get Y and Y is to be reacted with पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड एक्वस मीडियम टू गेट Z। व्हाट इज Z? आप ध्यान देना बेटा, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है बेंजोइक एसिड विद अमोनिया फॉलोड बाय हीट, याद करें इस रिएक्शन को बेटा मैंने पहले वाले चैप्टर्स में रिवीजन में कवर किया है। और ये मैंने आपको बताया था बेटा, यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें एसिड की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ में आपको गिवन होती है तो आप यहाँ पर कंपाउंड X जो बनाते हैं बेटा, वो कंपाउंड X आप बना देते हैं यहाँ पर अमाइड, मतलब आप इसमें H2 एलिमिनेशन के साथ में अमाइड बना देते हैं बेटा। और ध्यान रखना, बस यहीं पर आप ऐसा समझ लें कि आपने मिस्टेक करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यहीं पर आपने मिस्टेक करना स्टार्ट कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप ध्यान देना, एसिड की रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ में लेंगे तो बेटा यहाँ पर तो पहले एसिड बेस होगा ना बेटा, पहले यहाँ पर क्या होगा, एसिड बेस, मतलब अमोनिया एज अ बेस एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम करेगा। और फिर तो हम बात कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जो कंपाउंड X फॉर्म होगा वो कंपाउंड X यहाँ पर अमाइड नहीं, कंपाउंड X यहाँ पर क्या होगा बेटा, अमोनियम सॉल्ट। आप ध्यान देना बेटा, यहाँ पर अगर बात की जाए तो कंपाउंड X जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा इसमें अमोनियम सॉल्ट NH4+। और अब आप ध्यान देना बेटा, अमोनियम सॉल्ट अगर फॉर्मेशन हुआ है और इसे अगर आप हीट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर H2 एलिमिनेशन होगा, और H2 एलिमिनेशन के साथ में इस केस में जो कंपाउंड Y फॉर्म होगा दैट कंपाउंड Y विल बी अमाइड। तो मिस्टेक नहीं करना बेटा, कंपाउंड X तो यहाँ पर होगा अमोनियम सॉल्ट, जब आप हीट करेंगे तो अमाइड फॉर्मेशन होगा। हाँ, अमोनिया के साथ में अगर आपको हीट गिवन होता तो फिर आप अमाइड बना देते डायरेक्ट, बट यहाँ पर दिया रिएक्शन विद अमोनिया फॉलोड बाय हीट, तो उसके बाद में फिर आपको Y मिलेगा अमाइड। Now amide is to be reacted with potassium hypobromide aqueous medium. Very important reaction बेटा, well known reaction है, name reaction है। Yes, कौन सी reaction है? Yes, बोलिए बेटा कौन सी reaction है? Hoffman's bromamide reaction। अमाइड की रिएक्शन जब आप ब्रोमीन के साथ में लेते हैं अल्कलाइन मीडियम में, तो ये रिएक्शन होती है बेटा हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। चलिए मैं आपको इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताता हूँ बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स को कवर करता हूँ। यस, आप ध्यान देना बेटा, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन की अगर बात की जाए हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो पहले तो आप ध्यान देना बेटा, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हॉफमैन्स हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड हॉफमैन्स हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। और ध्यान देना बेटा, what is the category of this reaction? This reaction is categorized as degradation reaction. This reaction is categorized as degradation reaction. ये सारे पॉइंट्स आपको भी कवर हो जाएंगे बेटा, अभी क्लियर हो जाएंगे। आप ध्यान देना, इस रिएक्शन में हम बात करते हैं, अमाइड is reacted with bromine in aqueous alkaline medium. Bromine in aqueous alkaline medium. Suppose मैंने यहाँ पर aqueous KOH लिया बेटा, अब आप ध्यान देना, देखो ब्रोमीन प्लस KOH, इस कॉम्बिनेशन को कई बार आपको लिखकर दिया जाता है KOBr, दैट इज पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड।
अब ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बेटा। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रोमीन प्लस वाटर, उसे भी आपको लिख कर दिया था कई बार HOBr। अब HOBr KOBr की अगर बात की जाए तो ये ऐसे रिएजेंट्स है बेटा जिन्हें हम हमेशा इंसिट्यू प्रिपरेशन में इनका फॉर्मेशन करते हैं। आपने पढ़ा होगा बेटा पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, या जैसे HOBr की अगर बात की जाए तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट जाते हैं, इसलिए इनका फॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इंसिट्यू प्रिपरेशन। और अगर आपको रिएक्शन में KOBr दिया है तो ये मानकर चलें कि हमने KOBr यूज नहीं किया होगा बेटा, इसका सोर्स हमने यूज किया होगा। और इसका सोर्स क्या यूज किया होगा? KOH प्लस Br2। तो अगर आपको KOBr दिया है तो टेक इट एज ब्रोमीन प्लस KOH, मतलब बात वही होगी बेटा, इट इज रिएक्शन विद ब्रोमीन प्लस KOH। और ध्यान देना बेटा KOBr पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, इसीलिए इस रिएक्शन को हॉफमैन्स हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो प्रोडक्ट बनाना तो बहुत ही आसान है बेटा, प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। इसमें देखो तीन तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मेनली, इसमें मेनली तीन तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन तो ये कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आसान है बेटा। प्रोडक्ट बनाने के लिए बेस्ट टेक्निक बता रहा हूं, जो भी अमाइड आपको दिया है, जो भी अमाइड आपको दिया है बेटा, उस अमाइड में से CO हटा दो, उस अमाइड में से CO हटा दो। अगर आप CO को हटा देंगे बेटा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपको मिलेगा RNH2। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? RNH2। तो जो भी अमाइड दिया था उसमें से CO को हटाना है बेटा आपको। तो ये आपने अमाइड लिया, अमाइड फॉर्मेशन हुआ। और आप ध्यान देना बेटा, if this amide is having n number of carbon, the number of carbon in product will be 1 carbon less, that is n minus 1 carbon। और बेटा क्योंकि कार्बन डिक्रीज होकर प्रोडक्ट आपको मिला, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बेटा डिग्रेडेशन रिएक्शन या फिर स्टेप डाउन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है बेटा नेट रिएक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन में जो प्रोसेस है बेटा, जो रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। वैसे तो इसकी डिटेल मैकेनिज्म की बात कर सकते हैं, लेकिन बेटा आपको इसके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए डिटेल मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बस आप ये माइंड में रखें बेटा, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन इन्वॉल्व्स 4 प्रोसेसेस। बेटा आप ध्यान देना, इस रिएक्शन में हम इन प्रोसेसेस के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है बेटा ब्रोमिनेशन। फर्स्ट प्रोसेस इज ब्रोमिनेशन। सेकेंड प्रोसेस इज dehydrobromination, second is dehydrobromination, then third process is rearrangement, and fourth process is hydrolysis। ठीक है, ये 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं अमाइड से अमाइन फॉर्मेशन में। अब देखो एक एक प्रोसेस को मैं अप्लाई करके बताता हूँ बेटा। देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा, क्या कहा? सबसे पहला प्रोसेस जो होगा यहाँ पर दैट विल बी ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन में क्या होगा बेटा? दिस हाइड्रोजन इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। आप ध्यान देना, ओवरऑल प्रोसेस की अगर बात की जाए ब्रोमिनेशन में, तो 1 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। आप ध्यान देना बेटा, दोनों हाइड्रोजन का एक साथ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा ब्रोमीन से, ओनली 1 हाइड्रोजन को ही आपको ब्रोमीन से रिप्लेस करना है। ठीक है, वैसे तो आपको अगर आप बाय मिस्टेक दोनों हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस भी करते हैं तो सेकंड प्रोसेस में आपको अपने आप अपनी मिस्टेक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सेकंड प्रोसेस में क्या कहा जा रहा है बेटा? सेकंड प्रोसेस में आपको कहा जा रहा है, देखो ये तो पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ ब्रोमिनेशन। सेकंड प्रोसेस में आपको कहा जा रहा है डीहाइड्रोब्रोमिनेशन। डीहाइड्रोब्रोमिनेशन का मतलब क्या होगा बेटा? HBr का एलिमिनेशन। अब आप सोचिए H होगा तभी तो आप HBr का एलिमिनेशन की बात कर पाएंगे ना बेटा। HBr का एलिमिनेशन की बात तो आप तभी कर पाएंगे बेटा जब H प्रेजेंट होगा। इसका मतलब अंडरस्टूड है, पहले स्टेप में ब्रोमिनेशन में आपको एक ही हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिप्लेस करना है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? डीहाइड्रोब्रोमिनेशन के साथ में हम बात कर सकते हैं, दिस इंटरमीडिएट इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन RCON। जरा इसका नेम बता सकते हैं क्या होता है बेटा? यस, RCO ग्रुप इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। और ध्यान देना बेटा, नाइट्रोजन विद 1 बॉन्ड पेयर एंड 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नाइट्रीन स्पीशीज। तो ये यहां पर जाएगा बेटा असाइल नाइट्रीन। और ध्यान देना बेटा, असाइल नाइट्रीन की अगर हम बात करें तो इट इज अनस्टेबल स्पीशीज। आप जरा देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और इसीलिए हम बात करते हैं बेटा कि इन दिस रिएक्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, स्टेटमेंट पर ध्यान देना, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन इट्स रीअरेंजमेंट इन पैरेलल विल टेक प्लेस। मतलब ऐसा नहीं कि नाइट्रीन आपको प्योर पहले मिलेगा, इसमें नाइट्रीन फॉर्मेशन के साथ साथ इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट प्रोसेस होता है। और रीअरेंजमेंट प्रोसेस कैसे होगा? देखो आप ध्यान देना, आप ऐसा समझ ले बेटा, यहाँ पर इस नाइट्रोजन और इस कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक डील होती है बेटा। वो डील क्या होगी? ये नाइट्रोजन इस कार्बन से कहेगा कि ये अल्काइल ग्रुप आप मुझे दे दो। नाइट्रोजन ने कार्बन से क्या कहा? ये अल्काइल ग्रुप आप बॉन्ड के साथ मुझे दे दो।
कार्बन ने कहा मैं अल्काइल ग्रुप तो दे दूंगा, लेकिन मेरे ऑक्टेट का क्या होगा? बोले आप टेंशन ना लो, मैं आपको अपना लोन पेयर दूंगा। तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन ने कार्बन को एक नारा दिया, आप मुझे अल्काइल दो, मैं आपको लोन पेयर दूंगा। नाइट्रोजन ने कार्बन के सामने एक नारा दिया, आप मुझे अल्काइल दो, मैं आपको लोन पेयर दूंगा। और बेटा इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर आर ग्रुप तो नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा, और जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन के साथ में शेयर किया तो यहाँ पर बेटा फॉर्मेशन होगा एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। अब जरा देखो बेटा, एल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्मेशन के साथ में मैं कह सकता हूं अब सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि थर्ड प्रोसेस में यहां पर रीअरेंजमेंट होगा बेटा, तो रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स क्या है? ऑक्टेट कंप्लीशन। आप देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इनफैक्ट अल्काइल आइसोसाइनेट में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो पहला प्रोसेस हुआ ब्रोमिनेशन, सेकंड प्रोसेस हुआ बेटा डीहाइड्रोब्रोमिनेशन, थर्ड प्रोसेस हुआ यहाँ पर रीअरेंजमेंट, और फोर्थ प्रोसेस क्या होगा बेटा? तो फोर्थ प्रोसेस यहाँ पर होगा हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में यहाँ पर एक्वस मीडियम आपने लिया बेटा, तो ओवरऑल यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे, और 2 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होने के साथ में यहाँ पर कंपाउंड बनेगा बेटा अमाइन प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये यहाँ पर रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होती है, और 4 प्रोसेस के थ्रू आप अमाइन फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो इस रिएक्शन को मैं देखो, वैसे तो इसको और डिटेल मैकेनिज्म से समझा जा सकता है कि पहले स्टेप में कैसे H ब्रोमी से रिप्लेस हुआ, सेकंड स्टेप में HBr कैसे एलिमिनेट हुआ, फोर्थ स्टेप में हाइड्रोलिसिस कैसे हुआ। रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये 4 प्रोसेस का सीक्वेंस माइंड में रखते हैं तो इस रिएक्शन से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे बेटा। तो फर्स्ट प्रोसेस इज ब्रोमिनेशन, सेकंड इज डीहाइड्रोब्रोमिनेशन, थर्ड इज रीअरेंजमेंट एंड फोर्थ इज हाइड्रोलिसिस। और इस तरह से बेटा अमाइन फॉर्मेशन होता है। अब देखो मैंने आपसे कहा इसमें मेनली 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसकी टेक्निक मैंने आपको बता दी, जो भी अमाइड आपको दिया है CO उड़ाओ, प्रोडक्ट बनाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है बेटा? सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अब आप ध्यान देना बेटा, उसमें ऑप्शंस जनरली आपको ऑप्शन क्या दिए जाते हैं बेटा? RCONHBr। सेकेंड ऑप्शन आपको दे दिया जाता है बेटा एल्काइल आइसोसाइनेट RnCO। थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया जाता है बेटा RCONBr2 डाइब्रोमोमाइड, और बेटा फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया जाता है RnH2। अब जरा सोचिए बेटा, इन 4 कंपाउंड्स में से क्या इस रिएक्शन में नहीं बनेगा? तो देखो पहला प्रोसेस होगा ब्रोमिनेशन, मतलब ये कंपाउंड तो बनेगा। सेकंड प्रोसेस होगा डीहाइड्रोब्रोमिनेशन, नाइट्रीन जो रीअरेंज होकर आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये भी फॉर्मेशन होगा। और अमाइन तो बेटा बनेगा ही, लेकिन क्या नहीं बनेगा? ये डायब्रोमो कंपाउंड नहीं बनेगा। मैंने आपसे क्या कहा था? 1 हाइड्रोजन का ही सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन से होगा, तो विच इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, दिस कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये इसका मैंने सेकंड क्वेश्चन कवर किया बेटा। और थर्ड क्वेश्चन बनता है बेटा इसमें कि इस कंप्लीट सिंगल 1 साइकिल को प्रोसेस को कंप्लीट होने में अमाइड से अमाइन फॉर्मेशन में KOH के कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे, KOH के कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे बेटा? तो ध्यान देना, यहाँ पर ओवरऑल 4 KOH मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं बेटा। एक तो यहाँ पर जो अमाइड से H का सब्स्टिट्यूशन हुआ वो एसिड बेस KOH के थ्रू होता है बेटा। सेकंड, जब यहाँ से HBr एलिमिनेट होगा बेटा, तो यहाँ पर भी KOH मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा, तो 2 KOH मॉलिक्यूल तो यहाँ कंज्यूम हो गए, 1 and 2। और बेटा अगर मैं H2CO3 फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो फिर तो आप देखो दिस कार्बोनिक एसिड विल रिएक्ट विद ट्वाइस KOH टू फॉर्म पोटेशियम कार्बोनेट। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे बेटा तो 1, 2, 3 and 4 टोटल आप कह सकते हैं इस रिएक्शन में 4 KOH मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे अमाइड से अमाइड कन्वर्शन में। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा इस रिएक्शन से रिलेटेड। मैंने आपको सारी रिएक्शन एकदम समझा दी है बेटा बहुत अच्छे से। अब आप देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें देना था बेटा, यहाँ पर आप देखो अमाइड बना है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें Z फॉर्मेशन, तो Z फॉर्मेशन के लिए क्या करना है? शॉर्टकट अप्लाई करो ना बेटा, शॉर्टकट अप्लाई करो, C उड़ा दो। और अगर आप इसमें से C उड़ा दोगे तो अंडरस्टूड है बेटा, कंपाउंड Z आपको क्या मिल जाएगा बेटा? कंपाउंड Z आपको मिल जाएगा इस केस में एनिलीन। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट Z? इट इज एनिलीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन। क्लियर बात है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको अमाइड दिया है बेटा, और यहाँ पर आपको 2 रिएक्शंस की गिवन है। रिएक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गेट P एंड रिएक्शन विद QH प्लस Br2 टू गेट Q। चला देखो बेटा, पहली रिएक्शन अगर मैं बात करूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इस केस में होगा बेटा रिडक्शन प्रोसेस। और आप याद करें बेटा रिडक्शन प्रोसेस के केसेस में अल्कोहल में आपको बता चुका हूं बेटा। देखो एक बात ध्यान रखना,
acid and derivatives. Acid and derivatives on reduction give alcohol except one compound, amide. आप ध्यान देना बेटा, एसिड एंड डेरिवेटिव की अगर बात की जाए तो हमारे पास टोटल 5 कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडाइड, एस्टर, एनाइड्राइड एंड अमाइड. एसिड एंड डेरिवेटिव्स के लिए एक जनरल स्टेटमेंट हम देते हैं कि अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं तो एसिड एंड डेरिवेटिव गिव अल्कोहल बट एक्सेप्ट वन कंपाउंड, और वो कंपाउंड है बेटा अमाइड. अमाइड के रिडक्शन पर हमें अल्कोहल नहीं मिलता है, ये एक्सेप्शनल केस है एसिड एंड डेरिवेटिव्स के रिडक्शन में. अमाइड के रिडक्शन पर हमें मिलता है अमाइन. तो ध्यान देना बेटा, इस केस में कंपाउंड पी की अगर बात की जाए तो वी विल गेट अमाइन ऑन रिडक्शन. तो यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा इथाइल अमाइन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला अमाइन आपको मिल जाएगा. और सेकंड रिएक्शन KOH प्लस Br2, अभी अभी डिस्कस किया ना बेटा KOBr, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन. क्या करें, CO उड़ा दो. अगर आप अमाइड में से CO उड़ा देंगे तो यहां पर बनेगा बेटा अमाइन. जरा ध्यान देना बेटा, दोनों में अमाइन फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो, इस केस में अमाइन का फॉर्मेशन हुआ विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन, जबकि सेकंड केस में कार्बन डिक्रीज होकर आपको अमाइन मिला. तो ये भी आपके पास ऑप्शन आ चुका है कि अमाइड से अगर आपको अमाइन बनाना है और अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अमाइन बनाना है तो रिडक्शन करो. एक कार्बन डिक्रीज करके अमाइन बनाना है बेटा, तो आप क्या करेंगे इस केस में, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन. अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्टेटमेंट. अब ध्यान देना, P एंड Q आर होमोलॉग्स. यस, देखो बेटा ये 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, और दोनों में अगर आप देखेंगे बेटा तो CH2 का डिफरेंस है. क्या मैं कह सकता हूं होमोलॉग्स. होमोलॉग्स आर द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज हैविंग डिफरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ CH2. होमोलॉग्स में क्या होता है बेटा, मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस होता है एंड दे बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज. अब आप कह सकते हैं बोथ द कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज, दोनों 1 डिग्री अमाइन है, दोनों में CH2 का डिफरेंस है बेटा. तो इस केस में आप कह सकते हैं यस इट इज ट्रू. P is less water soluble than Q. बेटा P और Q में अगर मैं वाटर solubility की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट solubility decreases. क्योंकि बेटा आप क्या होता है देखो, मॉलिक्यूलर वेट अगर इंक्रीज होगा, ध्यान देना बेटा 1 डिग्री अमाइन में अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने की बात करूं तो NH2 ग्रुप तो कांस्टेंट है ना बेटा, NH2 ग्रुप तो कांस्टेंट है. अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब इस केस में क्या होगा बेटा, इसका मतलब इस केस में हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा. और अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो फिर तो मैं कह सकता हूं हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ने का मतलब हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ेगा. बेटा हाइड्रोकार्बन पार्ट तो नॉन पोलर होता है ना, और अगर नॉन पोलर होता है तो वो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर शो करता है. तो आप सोचिए बेटा हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होने का मतलब है कंपाउंड में हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और अगर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. तभी तो हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. वाटर में अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के साथ में सॉल्युबिलिटी कम होगी बेटा. तो इस केस में आप कह सकते हैं P इज लेस वाटर सॉल्युबल देन Q. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बेटा. एंड P इज मोर बेसिक देन Q. सही बात है बेटा, P Q से ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि P में आप कह सकते हैं अल्काइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप इन Q. यहां पर मिथाइल ग्रुप का प्लस इफेक्ट कम, तो P में आप कह सकते हैं प्लस इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. सो P विल बी मोर बेसिक देन Q. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बेटा. आपको बताना है विच इज ट्रू स्टेटमेंट. तो बेटा ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन. क्लियर बेटा ये. यस, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको कंपाउंड गिवन है थैलेमाइड, और इसकी रिएक्शन आपको करवाना है KOH के साथ में, फॉलोड बाय रिएक्शन विद RX, फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर, एंड द प्रोडक्ट इज अमाइन. द क्वेश्चन इज द अबव रिएक्शन इज नोन एज. बेटा वेल नोन रिएक्शन है. इस रिएक्शन का नेम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. अब आप ध्यान देना बेटा, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपके 12th NCERT सेकंड वॉल्यूम में रिएक्शन गिवन है. मैं थोड़ा सा आपको इस रिएक्शन से रिलेटेड आइडिया देता हूं बेटा, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं उनका आइडिया मैं आपको देता हूं बेटा. ध्यान देना. देखो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इट इज रिएक्शन ऑफ थैलेमाइड. कंपाउंड थैलेमाइड की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड हमारे पास होता है थैलेमाइड. This compound is thalamide, and this compound is to be reacted with. This compound is to be reacted with KOH, followed by reaction with RX, followed by hydrolysis in temperature condition, and it gives the compound amine, primary amine. आप ध्यान देना बेटा, जहां तक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने की बात है रिएक्शन में, तो आप देखो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना तो बहुत आसान है बेटा. जो भी हैलाइड आपको दिया है
देखो इस रिएक्शन में आप ध्यान देना, यहाँ पर जो भी हेलाइड आपको दिया है, यहाँ पर RX आपको दिया है, तो आपको करना क्या बेटा, इस X को रिप्लेस कर देना है NH2 ग्रुप से। ये तो रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो आप ध्यान देना, गैब्रियल थर्माइट सिंथेसिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन, इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रिएक्शंस। व्हिच 3 रिएक्शंस? रिएक्शन विद QH, रिएक्शन विद RX, हाइड्रोलिसिस इन टेम्परेचर कंडीशन। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, तो फर्स्ट रिएक्शन है बेटा इसमें रिएक्शन विद QH, कंपाउंड आपको दिया है थैलेमाइड, और इसकी रिएक्शन जब आप QH के साथ में लेंगे बेटा, तो ये रिएक्शन होगी एसिड बेस। कैसे एसिड बेस होगी बेटा, आप देखो एल्कलाइन कंडीशन, आपने बेस लिया बेटा, और जो कंपाउंड है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ध्यान देना। द हाइड्रोजन बॉन्डेड विद नाइट्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, और बेटा इस हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। आप सोचिए बेटा, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से H+ के फॉर्म में रिलीज होता है, हाइड्रोजन अगर यहाँ से H+ के फॉर्म में रिलीज होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा N पर नेगेटिव चार्ज, दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस विद 2 CO ग्रुप्स। और ये हम जानते हैं बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, उस बेसिस पर हम बात कर सकते हैं द हाइड्रोजन इज एसिडिक नेचर। और वैसे भी बेटा हम बात करते हैं, अमाइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। तो यहाँ पर होगा बेटा एसिड बेस, और इस एसिड बेस के थ्रू यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा पोटेशियम थैलेमाइड। तो बेटा यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा यहाँ पर पोटेशियम थैलेमाइड, दिस कंपाउंड। एंड नाउ दिस पोटेशियम थैलेमाइड इज टू बी रिएक्टेड विद RX। एल्काइल हाइड्राइड के साथ में इसकी रिएक्शन गिवन है बेटा। एल्काइल हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन आप जानते हैं बेटा, एल्काइल हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या होगा इस केस में, दिस anionic part of potassium thalidomide will act as a nucleophile to replace halogen। X को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और बेटा यहाँ पर इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी N-अल्काइल थैलेमाइड। आप ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जो कंपाउंड आपको मिला वो मिला N-अल्काइल थैलेमाइड। आप ध्यान देना, ये कंपाउंड बेटा आपके पास है N-अल्काइल थैलेमाइड। दिस इज N-अल्काइल थैलेमाइड। और अब हमें क्या करना है, इस कंपाउंड का करना है हाइड्रोलिसिस। आप ध्यान देना बेटा, जब आप इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जिस कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस करने की बात कर रहे हैं बेटा, वो कंपाउंड क्या है, अमाइड है, एसिड डेरिवेटिव बेटा। और एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शंस आप जानते हैं एसिनी रिएक्शन, और एसिनी रिएक्शन को मैं हमेशा इस तरह से याद करने के लिए बोलता हूँ बेटा। आप ध्यान देना, वाटर क्या करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या करने वाला है बेटा, तो ध्यान देना, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जय हिंद। आप ध्यान दें बेटा, वाटर इसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और H2 का OH तो कार्बन पर ऐड हो जाएगा बेटा। और आप याद करें, वाटर जब भी एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है हमेशा H+ रिलीज करता है, तो H+ जो रिलीज करेगा वो कहाँ जाएगा, लीविंग ग्रुप N के साथ में। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं बेटा, ओवरऑल प्रोसेस में वाटर का OH तो कार्बन पर ऐड हो जाएगा और H जाएगा नाइट्रोजन के साथ। अब जरा सोचिए बेटा, इसमें OH जब कार्बन पर ऐड होगा तो वो तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जो लोअर पार्ट होगा वो हो जाएगा CONHR, मतलब अमाइड। अगर अमाइड बना तो फिर से वाटर मॉलिक्यूल उस अमाइड पर भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा बेटा। और इसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, देखो वाटर का OH तो कार्बन पर और H जाएगा नाइट्रोजन के साथ। और अब आप देख सकते हैं बेटा, इस केस में अब जो फाइनली प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा, आप ध्यान दें, देखो वाटर का OH अगर कार्बन पर आएगा C डबल बॉन्ड O पर, तो वो जाएगा C डबल बॉन्ड OOH, और इसी तरह से लोअर कार्बन पर भी C डबल बॉन्ड OOH। बेटा ये तो बन जाएगा थैलिक एसिड, दिस कंपाउंड इज थैलिक एसिड। तो ये तो बना बेटा यहाँ पर थैलिक एसिड, और जरा सोचिए Rn पर जब 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए तो वो बन जाएगा RNH2, अमाइड फॉर्मेशन। इस तरह से बेटा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम अमाइड फॉर्मेशन की बात करते हैं बेटा। अब आप ध्यान देना बेटा, इन 3 रिएक्शंस का जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया इसका पर्पस क्या है, मैं आपको इसका कॉम्बिनेशन समझाता हूँ, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। आप ध्यान देना बेटा, हमने क्या किया, N-अल्काइल थैलेमाइड का हाइड्रोलिसिस किया। एक बात सोचिए, अगर आप जो इनिशियल कंपाउंड आपने लिया थैलेमाइड, अगर इसी कंपाउंड का आप हाइड्रोलिसिस कर दें, आप ध्यान देना बेटा, अगर आप इस थैलेमाइड का ही हाइड्रोलिसिस कर दें, ये कंपाउंड आपके पास है बेटा थैलेमाइड, और अगर आप इसी का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वही एसिड रिएक्शन, वाटर का OH कार्बन पर और H नाइट्रोजन के साथ।
वाटर का OH कार्बन पर और H जाएगा नाइट्रोजन के साथ। जरा सोचिए बेटा, इस पार्ट से आपको क्या मिलता है, HNH2, मतलब यहाँ पर आपको मिलता है बेटा अमोनिया। बस यही पॉइंट मेरे माइंड में क्लिक किया कि अगर मुझे थैलेमाइड के हाइड्रोलिसिस से अमोनिया मिला, तो अगर मैं इसके हाइड्रोलिसिस से पहले, आप ध्यान देना बेटा, हाइड्रोलिसिस से पहले अगर मैं इस H को R ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, RNH2 मिल जाएगा, अमाइन मिल जाएगा। तो बस मेरा टारगेट यही था बेटा, इस रिएक्शन का टारगेट आप समझें, अपने आप आपको फॉर्मुलेशन समझ में आएगा। तो मेरा टारगेट यहाँ पर यही था बेटा कि मैं किसी तरह से अगर थैलेमाइड के H को R ग्रुप से रिप्लेस कर दूं और फिर उसके बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करूं, तो मुझे अमाइन मिल जाएगा। बस इसी टारगेट के साथ हमने क्या किया, पहले इसमें अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, एन अल्काइल थैलेमाइड बनाया और उसके बाद में फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया बेटा। और आप सोचिए बेटा, इस टारगेट के साथ में अगर हमने अमाइन बनाया तो फिर तो इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन मुझे समझ में आती है बेटा, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइंस ओनली। आप इस रिएक्शन के थ्रू बेटा 2 डिग्री अमाइन नहीं बना सकते, और इस रिएक्शन के थ्रू बेटा 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 डिग्री अमाइन या 3 डिग्री अमाइन के लिए आपको 2 ग्रुप्स या 3 अल्काइल ग्रुप्स आपको इंट्रोड्यूस करने होंगे। और थैलेमाइड में बेटा अगर H को R से आप रिप्लेस कर रहे हो, तो वहां पर एक ही H प्रेजेंट है, आप एक ही अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर पाओगे, मतलब आप ओनली 1 डिग्री अमाइन बना पाओगे। आप सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन इस रिएक्शन के थ्रू नहीं बना सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बेटा आप ध्यान देना, 1 डिग्री अमाइन में भी आप ध्यान देना, आप एलिफेटिक अमाइन तो बना सकते हैं, बट आप अराइल अमाइन नहीं बना सकते बेटा। अगर आप चाहें कि इसके थ्रू आप अराइल अमाइन समझ रहे हैं ना, NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, अगर आप अराइल अमाइन बनाना चाहें तो बेटा कहने को तो ये भी 1 डिग्री अमाइन है, बट आप ध्यान देना अराइल अमाइन का फॉर्मेशन भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोचिए अराइल अमाइन बनाने के लिए आपको अल्काइल हैलाइड की जगह यहाँ पर क्या यूज करना होगा, आपको अराइल हैलाइड यूज करना होगा। और जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं बेटा, अराइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अराइल हैलाइड की अगर बात की जाए तो बेटा ये तो लीस्ट रिएक्टिव है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। These are least reactive compounds for nucleophilic substitution। और रीजन भी मैंने डिस्कस किया था बेटा, हाइड्रोजन डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे बेटा, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे तो एक्स का सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होगा। और वैसे भी आप सोचिए न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पर अराइल हैलाइड पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए अप्रोच करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जब रिंग को अप्रोच करेगा तो रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल भी तो करेगा बेटा। तो अराइल हैलाइड तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, और ये रीजन है कि अराइल हैलाइड के केस में रिएक्शन फेल्स। दैट्स व्हाई एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन नो, और 1 डिग्री में भी आप ध्यान देना अराइल अमाइन नहीं बना पाएंगे बेटा, क्योंकि रिस्पेक्टिव अराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन द रिएक्शन सिंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेल्स। आपके 12th एनसीईआरटी में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो यूनिट है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, व्हाई गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एनिलीन। शायद आपको रीजन क्लियर हो चुका होगा बेटा। तो ये रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो बेटा जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा द रिएक्शन इज नोन एज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है बेटा, which of the following can be prepared by Gabriel Thalamide synthesis। जरा ध्यान देना बेटा, Gabriel Thalamide synthesis की बात कर रहा है, ध्यान देना बेटा Gabriel Thalamide synthesis की बात कर रहा है, और क्वेश्चन है कि which compound can be prepared by it। क्या मैं कह सकता हूँ फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो यस इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय Gabriel Thalamide synthesis, इट इज 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। लेकिन बेटा क्या मैं कह सकता हूँ सेकेंड कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, हम अराइल अमाइन नहीं बना सकते। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये 2 डिग्री अमाइन है बेटा और अराइल अमाइन भी है, नॉट फॉर्मेशन पॉसिबल। डी की अगर बात की जाए तो बेटा ये भी 2 डिग्री अमाइन है, इसका फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। और प्राइमरी अमाइन में भी बेटा एलिफेटिक बट नॉट अराइल अमाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको दिया है नाइट्रोबेंजीन इज टू बी रिएक्टेड विद जिंक अमोनियम क्लोराइड, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। आप ध्यान देना बेटा, नाइट्रोबेंजीन के कुछ रिडक्शन के केसेस मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं, आप ध्यान दीजिएगा बेटा। मैं कुछ केसेस आपको करवा रहा हूँ नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के। पहला पॉइंट देखो, अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं बेटा तो इसका एक सीक्वेंस है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं बेटा इन रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड। क्या सीक्वेंस है बेटा,
फर्स्ट नाइट्रोबेंजीन गेट्स रिड्यूस्ड इनटू नाइट्रोसोबेंजीन। आप ध्यान देना बेटा, पहले ही रिड्यूस होता है नाइट्रोसोबेंजीन में। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या बेटा, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है, क्या मैं कह सकता हूँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस। तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूवल के साथ में ये नाइट्रोसो में रिड्यूस होता है। देन नाइट्रोसो कंपाउंड गेट्स फर्दर रिड्यूस्ड इन विच देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स टू गिव हाइड्रोक्सिल अमाइन। इस केस में बनता है बेटा एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। और अब आप ध्यान देना बेटा, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन का जब फर्दर रिडक्शन होता है बेटा तो ये कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में। यहाँ पर आपको कंपाउंड मिलता है बेटा एनिलीन प्लस वाटर। तो ये एक तरह से सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रोसो बना पहले, फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन मिला, फिर एनिलीन मिला। अब बेटा क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशन पर। आप ध्यान देना बेटा, रिएक्शन कंडीशन आपको माइंड में रखना है। पहले अगर हम बात करें बेटा मेटल प्लस एसिड, अगर आप रिएक्शन कंडीशन में मेटल के साथ में एसिडिक कंडीशन लेते हैं बेटा, एसिड अगर आप यूज करते हैं तो आप ध्यान देना बेटा दिस रिएक्शन कंडीशन विल गिव एनिलीन। जैसे आप देखो, आप इसमें यूज कर सकते हैं बेटा जिंक प्लस HCl, आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर Fe प्लस HCl, या फिर आप यूज कर सकते हैं बेटा टिन प्लस HCl। अल्टीमेटली आप देखो मेटल के साथ में अगर आप एसिड यूज कर रहे हैं तो नाइट्रो कंपाउंड कंप्लीटली रिड्यूस होकर एनिलीन में कन्वर्ट होगा बेटा। लेकिन अगर आपने मेटल के साथ में अगर आपने सॉल्ट यूज किया लाइक अमोनियम क्लोराइड, तो बेटा इस केस में आप ध्यान देना रिएक्शन एक स्टेप पहले ही स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल अमाइन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। और ध्यान देना बेटा अगर आप मेटल के साथ में एल्कलाइन कंडीशन लेते हैं बेटा, अगर आप मेटल के साथ में एल्कलाइन कंडीशन लेते हैं तो इस केस में आप ध्यान देना बेटा यू विल गेट मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स। इस केस में आपको दो कंपाउंड्स का मिक्सचर मिलता है। कौन से दो कंपाउंड्स का बेटा, नाइट्रोसोबेंजीन एंड एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, दोनों का मिक्सचर मिलेगा बेटा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुनिए, नाइट्रोबेंजीन का अगर आप रिडक्शन करते हैं यूजिंग मेटल प्लस एसिड लाइक जिंक प्लस HCl, Fe प्लस HCl, Sn प्लस HCl, यू विल गेट एनिलीन एज द फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपने मेटल के साथ में सॉल्ट की कंडीशन ली बेटा अमोनियम क्लोराइड, तो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन। और अगर आपने मेटल के साथ में अल्कलाइन कंडीशन ली बेटा तो यू विल गेट मिक्सचर, नाइट्रोसो एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन का मिक्सचर बनता है जो फर्दर आपस में रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, एजोक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन, इस तरह से। तो ध्यान देना ये कंडीशंस आपको माइंड में रखना है, कंडीशन देखकर आपको आंसर देना है। और रिडक्शन का आपको और केस बताता हूँ बेटा, आप ध्यान देना। अगर आप नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, इफ electrolytic reduction of nitrobenzene is carried out, if electrolytic reduction of nitrobenzene is carried out, and if it is carried out in weakly acidic medium, if it is carried out in weakly acidic medium, in that case again aniline will be formed as product। इस केस में प्रोडक्ट आपको मिलता है बेटा एनिलीन। लेकिन आप ध्यान देना बेटा if electrolytic reduction is carried out in strongly acidic medium, if it is carried out in strongly acidic medium, you get पैरा अमीनोफिनॉल। इस केस में बेटा जो कंपाउंड आपको मिलता है वो मिलता है बेटा पैरा अमीनोफिनॉल। तो ये नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस मैंने आपको बताया बेटा। इन केसेस को आपको माइंड में रखना है, आप ध्यान देना। एक तो मेटल प्लस एल्कलाइन कंडीशन, सेकेंड है बेटा जिंक प्लस सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड कंडीशन, थर्ड है बेटा मेटल प्लस एसिड कंडीशन, फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम, और फिफ्थ है बेटा इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। सारे केसेस आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से बेटा जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था बेटा, अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा। मेटल के साथ में आप देखो सॉल्ट वाली कंडीशन दी हुई है, क्या बनेगा इस केस में, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन। क्लियर बात है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान देना बेटा, आपको नाइट्रोबेंजीन फिर से दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कंपाउंड फिर से नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ बेटा, और इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आपको करना है मेटल प्लस एसिड। क्या मैं कह सकता हूँ मेटल प्लस एसिड में। तो आप देखो ये रहा मेटल प्लस एसिड वाली कंडीशन बेटा, आप ध्यान देना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेटल प्लस एसिड वाली कंडीशन नंबर 3, इस केस में क्या कंपाउंड बनेगा बेटा, एनिलीन। तो यहाँ पर कंपाउंड हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एनिलीन फॉर्मेशन होगा। सो इन दिस केस
प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज ऑप्शन ए, एनिलीन फॉर्मेशन। क्लियर हुआ बेटा? ये तो रिडक्शन के केसेस में कवर कर रहा हूं इन क्वेश्चंस में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब आप ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इन द केमिकल रिएक्शन एनिलीन is to be reacted with sodium nitrate plus HCl at 278 Kelvin। मतलब एक तरह से मैं बात कर सकता हूँ, यहाँ पर बेटा आपको 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंडीशन गिवन है। कई बार आप ध्यान देना इसमें रेंज भी लिख देते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दोनों में से कोई भी कंडीशन गिवन हो सकती है। इवन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दे दिया जाता है बेटा। और इस केस में कंपाउंड ए बना। कंपाउंड ए की रिएक्शन आपको Q प्लस साइनाइड के साथ करवाना है बेटा, टेम्परेचर कंडीशन में कंपाउंड बी फॉर्मेशन। नाउ द क्वेश्चन इज What are the compounds A and B? अब आप ध्यान देना बेटा, एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड मतलब सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ क्या होगी, ये रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब ध्यान देना बेटा, अब इस केस में पहले मैं आपको एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में क्या होगी ये एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइन विद नाइट्रस एसिड। आप ध्यान देना बेटा, अगर आपको कंपाउंड दिया है 1 डिग्री अमाइन और इसकी रिएक्शन अगर आप लेते हैं बेटा नाइट्रस एसिड के साथ में, दैट इज HNO2, तो पहले तो देखो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, नाइट्रस एसिड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन सिटू। नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन हमेशा बेटा हम इन सिटू प्रिपरेशन करते हैं, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि आप देखो नाइट्रस एसिड कभी भी बनाकर नहीं रखा जाता है लेबोरेटरी में, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में। तो बेटा इसके लिए हम जो मिक्सचर में लेते हैं, जो मिक्स करते हैं, इसका सोर्स हम जो लेते हैं बेटा वो नाइट्रस सोडियम नाइट्रेट प्लस एक्वस HCl, ये यहाँ पर हम यूज करते हैं बेटा। और इस केस में कंपाउंड फॉर्मेशन होता है बेटा अल्कोहल प्लस N2। ये ओवरऑल रिएक्शन है 1 डिग्री अमाइन की नाइट्रस एसिड के साथ में, या आप कह सकते हैं सोडियम नाइट्रेट प्लस एक्वस HCl के साथ में। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ बेटा इसमें, आप ध्यान देना। सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl की अगर बात की जाए तो इस कॉम्बिनेशन के रिएक्शन से हमें जो यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज मिलती है बेटा वो मिलती है नाइट्रोसोनियम आयन। ये एक कॉमन पॉइंट आप माइंड में रख सकते हैं बेटा। इन केस ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, इट्स रिएक्टिंग स्पीशीज इज NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन। और बेटा यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, दिस अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रोसोनियम आयन विच इज द रिएक्टिंग स्पीशीज ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl। और बेटा इस रिएक्शन में कंपाउंड फॉर्मेशन होता है यहाँ पर डायएजोनियम आयन। This alkane diazonium ion is formed. This alkane diazonium ion is formed during the reaction, in which the reacting species is nitrosonium ion that reacts with 1 degree amine। आप ध्यान देना बेटा, ये जो यहाँ पर आयन बना डायजोनियम आयन, एल्केन डायजोनियम आयन, इसके लिए आप कह सकते हैं इट इज हाईली अनस्टेबल। और उसका रीजन है बेटा, आप कह सकते हैं Rn2 प्लस में N2 इज वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप। यहाँ पर जो N2 है बेटा वो बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि आप सोचिए बेटा, एक तो ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है, हम हमेशा बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप इज ऑलवेज अ गुड लीविंग ग्रुप। और दूसरा आप सोचिए बेटा, जब ये लीव करेगा तो क्या बनेगा, N2 वेरी स्टेबल। और ये रीजन है बेटा, डायजोनियम आयन फॉर्मेशन के साथ में ही आगे प्रोसीड कर जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन आयन। तो N2 plus being a very good leaving group, it will get separated from this ion and there will be formation of carbon ion। अब जैसे कि बेटा यहाँ पर एक्वस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो वाटर आप कह सकते हैं यहाँ पर बल्क में अवेलेबल होगा, और वो जब एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन आयन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा अल्कोहल। सो दिस इज हाउ अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। अब आप ध्यान देना बेटा, ये मैंने यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन यूज किया। क्वेश्चन है, अगर मैं इस 1 डिग्री अमाइन में 1 डिग्री अमाइन का यूज करूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अराइल अमाइन यूज करता हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पर अराइल अमाइन यूज करता हूँ, ध्यान देना अराइल अमाइन समझ लेना, दैट इज एनिलीन, तो उस केस में क्या होगा बेटा, रिएक्शन प्रोसेस एकदम सेम रहेगा बेटा। रिएक्शन प्रोसेस सेम रहेगा, मतलब अगेन रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, रिएक्टिंग स्पीशीज इज NO प्लस, और बेटा यहाँ पर भी डायजोनियम आयन बनेगा, यहाँ पर भी डायजोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन है, जब डायजोनियम आयन बनेगा तो क्या आगे भी यहाँ पर ऐसा ही होगा कि N2 सिस्टम से लीव कर जाएगी, वाटर की रिएक्शन होगी और फिनॉल बन जाएगा? बेटा वो डिपेंड करेगा रिएक्शन में टेम्परेचर कंडीशन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान देना बेटा। इफ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर आप अराइल अमाइन की रिएक्शन में
टेम्परेचर लो मेंटेन करते हैं अप्रोक्स 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो उस केस में आप ध्यान देना बेटा, ये रिएक्शन यहाँ पर आगे प्रोसीड नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो डायज़ोनियम आयन बना, क्वेश्चन क्यों नहीं प्रोसीड करेगी, ये तो हमने अनस्टेबल होने की बात की थी बेटा। डायज़ोनियम आयन अनस्टेबल होता है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो डायज़ोनियम आयन बना है बेटा, दैट इज बेंजीन डायज़ोनियम आयन। और आप ध्यान देना बेटा, अगर बात की जाए बेंजीन डायज़ोनियम आयन की, तो इट इज कंपैरेटिवली स्टेबल। ऊपर जो आयन बना था बेटा, उसके कंपैरिजन में ये कंपैरेटिवली स्टेबल है बेटा। और इसके स्टेबल होने का शायद रीजन आपको समझ में आ रहा होगा। जरा देखो, बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई बॉन्ड है, वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बेटा, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो उसमें रेजोनेंस होगा। तो ध्यान देना, ये कंपैरेटिवली स्टेबल है बेटा, हालांकि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं, इसके स्टेबल होने की कंडीशन है, ये स्टेबल है, आप कह सकते हैं इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। पहले तो इसके कंपैरेटिवली स्टेबल होने का रीजन मैं आपको क्लियर कर दूं, इट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। आप देखो, एन ट्रिपल बॉन्ड एन पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड ऑफ रिंग, तो पाई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहां पर मिल रहा है बेटा, इसकी वजह से हमें ये कंपैरेटिवली स्टेबल मिलता है। लेकिन इसकी कंडीशन है बेटा, इट इज स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर। ये केवल लो टेम्परेचर कंडीशन में ही स्टेबल है बेटा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर आपने इससे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर ये रिएक्शन भी लास्ट में फिनॉल पर जाकर रुकेगी, जैसे ऊपर अल्कोहल बना है। तो कंडीशनल है बेटा, अगर आप इस केस में कंडीशन लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मतलब इफ एनिलीन इज रिएक्टेड विद सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, और यू कैन से नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर, दिस बेंजीन डायज़ोनियम आयन इज फॉर्म्ड एज फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायएज़ोटाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायएज़ोटाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप ध्यान देना, अगर आप यहां पर एनिलीन ही यूज करें बेटा, एंड इफ इट इज रिएक्टेड विद सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl और यू कैन से नाइट्रस एसिड, और अगर आपने रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन कर दिया बेटा, अगर आपने रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन किया, तो फिर ये रिएक्शन बिल्कुल इसके सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कंडीशन में फिर डायज़ोनियम आयन स्टेबल नहीं है बेटा, और उस केस में फाइनली वाटर के साथ में रिएक्शन होकर यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेटा फिनॉल। तो गलती नहीं करना, कंडीशन देख करके आंसर देना है बेटा, कंडीशन देख करके आंसर देना है। एक और बताता हूँ केस में आपको बेटा, आप ध्यान देना, अगर आप रिएक्शन में एनिलीन की जगह बेंजाइलामाइन यूज करते हैं, अगर आप रिएक्शन में बेंजाइलामाइन यूज करते हैं बेटा, एंड इफ इट इज रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड, तो ध्यान देना बेटा, क्या इस केस में डायज़ोनियम सॉल्ट जो बनेगा, डायज़ोनियम आयन जो बनेगा, क्या वो स्टेबल होगा? नो बेटा, इस केस में डायज़ोनियम आयन स्टेबल नहीं होगा। आप सोचिए बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग जो डायज़ोनियम आयन बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो डायज़ोनियम आयन बनेगा वो ये बनेगा। आप जरा देखो बेटा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है और एन ट्रिपल बॉन्ड एन का जो पाई बॉन्ड है, इसके बीच में आप जरा देखिए बेटा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो बॉन्ड का गैप आ रहा है बेटा, 1 and 2। यहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेंटेन नहीं हो रहा है बेटा। क्या बेंजीन का पाई बॉन्ड इसमें डायज़ोनियम आयन एन ट्रिपल बॉन्ड एन के साथ में रेजोनेंस कर पाएगा? नो। तो बेटा यहां पर डायज़ोनियम आयन में रेजोनेंस नहीं है, और अगर रेजोनेंस नहीं है तो फिर तो ये अनस्टेबल है बेटा, क्योंकि अगर बेंजीन डायज़ोनियम आयन के हमने स्टेबल होने की बात की थी तो दैट वाज ड्यू टू रेजोनेंस। तो इस केस में बेटा रेजोनेंस तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और अगर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा, तो फिर तो ये डायज़ोनियम आयन भी अनस्टेबल होगा, और ये रिएक्शन भी बेटा OH पर जाकर रुकेगी, मतलब इस केस में कंपाउंड बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यहाँ पर डायज़ोनियम आयन जो बना वो अनस्टेबल है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। 2 बॉन्ड का गैप आ रहा है, 2 गज की दूरी, नो इफेक्ट। अरे 2 गज की दूरी, नो इफेक्ट। तो ध्यान देना बेटा, 4 केसेस एक तरह से आप कह सकते हैं, मैंने आपको इसमें कवर किए बेटा। पहला केस, अगर आप एलिफेटिक अमाइन ले रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl, एक्वस कंडीशन, अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। अगर आप लेकिन इसमें अराइल अमाइन ले रहे हैं एंड इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर, केस नंबर 2, तो उस केस में बेटा लो टेम्परेचर कंडीशन में डायज़ोनियम आयन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपने अराइल अमाइन एनिलीन में टेम्परेचर मेंटेन किया बेटा, तो फिनॉल बनेगा, और अगर आपने बेंजाइल अमाइन लिया तो फिर एलिफेटिक अमाइन के सिमिलर इसमें भी अल्कोहल बन जाएगा बेटा। तो ये केसेस आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आप ध्यान देना बेटा, साथ में मैं एक पॉइंट और कवर करता हूँ जरा। इस केस में देखो, डायज़ोटाइजेशन में हमने यहाँ पर डायज़ोनियम आयन फॉर्मेशन की बात की। ये जो डायज़ोनियम आयन बना ना बेटा, ये एरोमेटिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बिकॉज दिस डायज़ोनियम आयन कैन बी फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड टू यूज इट in preparation of variety of aromatic compounds।
आप इस डायज़ोनियम आयन का यूज एज एन इंटरमीडिएट, देखो पहले आप इसका फॉर्मेशन एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड कर सकते हैं बेटा, और फिर इसका फर्दर यूज कर सकते हैं वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन में। कैसे, जरा मैं उसको भी कवर करता हूँ। डायज़ोनियम आयन का एक अलग सेक्शन आपके बेटा 12th एनसीईआरटी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो मैंने कवर किए बेटा। आप समझ लें इसको, मैं डायज़ोनियम आयन का पूरा केस यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा डायज़ोनियम आयन का यूज हम फर्दर एरोमेटिक केमिस्ट्री में कैसे करते हैं। पहले तो देखो मैंने आपको बताया इसमें कि जब आप एनिलीन की रिएक्शन बेटा सोडियम नाइट्रेट प्लस एचसीएल मतलब नाइट्रस एसिड, सोडियम नाइट्रेट प्लस एचसीएल इज द सोर्स ऑफ नाइट्रस एसिड के साथ में करवाते हैं, और टेम्परेचर अगर आप मेंटेन करते हैं बेटा अप्रॉक्स 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप मेंटेन करते हैं अप्रॉक्स 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इस केस में डायज़ोनियम सॉल्ट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको मिलता है बेटा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बेटा BDC, और ये रिएक्शन है बेटा डायएज़ोटाइजेशन। अब इससे हमने क्या किया, पहले एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिया लो टेम्परेचर पर। अब मैं इसका आगे यूज कैसे करूंगा वो आप देखो बेटा। दो तरह की रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। एक तो मैं बता रहा हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ, ध्यान देना बेटा। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ BDC, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा बेटा इसमें ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ BDC। दोनों में डिफरेंस है बेटा, रिएक्शन कंडीशन में दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप माइंड में रखिएगा बेटा। जब आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, इस केस में हम बात करते हैं बेटा ये टेम्परेचर कंडीशन में होगी, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ जो टेम्परेचर कंडीशन में होगी बेटा। और अगर आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की ESR की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो बेटा ये होती है लो टेम्परेचर कंडीशन में। कैसे, जरा आप ध्यान देना। देखो, अगर आप बेटा डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, अगर आप डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन लें, मतलब फर्दर आप डायज़ोनियम क्लोराइड को रिएक्शन में यूज करें बेटा, और अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ध्यान देना बेटा, अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा टेम्परेचर कंडीशन में तो डायज़ोनियम आयन अनस्टेबल है बेटा। क्या होगा इस केस में, अगर आपने रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन किया बेटा, तो फिर तो इस केस में N2 सिस्टम से लीव करना स्टार्ट कर देगा। अब आप सोचिए, N2 जब सिस्टम से लीव करेगा बेटा, तो वो रिंग के कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके लीव करेगा, मतलब रिंग के कार्बन पर डेफिशिएंसी क्रिएट होगी बेटा। और अगर रिंग के कार्बन पर डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, तो जो भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रिएजेंट का कंपाउंड में अवेलेबल होगा वो इस रिंग पर अटैच हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल तो ऐड हो जाएगा और N2 एज ए लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। चलो देखिए, ये फॉर्मेट बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा ही है बेटा। तो इस तरह से यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूँ बेटा, आप ध्यान देना। देखो, फर्स्ट, इफ इट इज हीटेड विद वाटर, वाटर के केस में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल होगा बेटा, और वो जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो ऐड होने के बाद में H+ रिलीज कर देगा, मतलब N2 सिस्टम से लीव कर जाएगा और उसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा फाइनली OH, फिनॉल फॉर्मेशन। तो बेटा देखो, एनिलीन को पहले हमने डायज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया और उसे फिर हमने फिनॉल में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनॉल। और बताता हूँ बेटा, अगर आप इस फिनॉल को जिंक के साथ में हीट कर दें, या तो रिएक्शन मैंने पहले भी कवर किए, तो इस केस में फिनॉल का हो जाएगा रिडक्शन और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। तो बेटा बेंजीन तक भी आ सकते हैं, इसमें कन्वर्जन्स कवर हो रहे हैं हमारे बेटा, एरोमेटिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स कवर हो रहे हैं। देखो, इफ इट इज हीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, तो बेटा इस केस में I नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और यहाँ पर कंपाउंड मिल जाएगा बेटा आयोडोबेंजीन। और आप ध्यान देना बेटा, अगर आप रिएक्शन में HX के साथ में हीट करें इसे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज कैटलिस्ट, तो यहाँ पर भी रिंग में हेलोजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, हेलोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा। और आप देखो बेटा, अगर आप क्यूप्रस हैलाइड के साथ में डायज़ोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं बेटा, क्यूप्रस हैलाइड के साथ में डायज़ोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं, तो इस केस में भी बेटा कंपाउंड बनता है यहाँ पर हेलोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। इस केस में भी हेलोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर आप बेटा क्यूप्रस साइनाइड के साथ में हीट करते हैं, क्यूप्रस साइनाइड के साथ में अगर आप हीट करते हैं, तो इस केस में बनता है बेटा बेंजोनाइट्राइल। इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजोनाइट्राइल। और
अगर आप बेटा यहाँ पर टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड लेते हैं HbF4, दैट इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ HF प्लस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो बेटा इस केस में रिंग में फ्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा बेटा फ्लोरोबेंजीन। और ये जो रिएक्शंस है बेटा इसमें कुछ नेम रिएक्शंस भी कवर हुई है हमारी बेटा। HX कॉपर, दिस रिएक्शन इज नॉन एज गैटरमैन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नॉन एज गैटरमैन रिएक्शन। और बेटा क्यूप्रस सैनाइड और क्यूप्रस साइनाइड वाली जो रिएक्शन है ये भी नेम रिएक्शन है बेटा, दीज रिएक्शंस आर नॉन एज सैंडवेयर रिएक्शन, दीज रिएक्शंस आर नॉन एज सैंडवेयर रिएक्शन। और जो फ्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है बेटा, दिस इज आल्सो नेम रिएक्शन, द रिएक्शन इज नॉन एज बाल्ज-शीमैन रिएक्शन, इट इज बाल्ज-शीमैन रिएक्शन। तो ये बेटा कुछ नेम रिएक्शंस मैंने कवर किए बेटा। अब मैंने आपसे क्या कहा, एक और रिएक्शन की कैटेगरी हमारे पास पॉसिबल है डायज़ोनियम सॉल्ट की, वो कौन सी कैटेगरी है बेटा, ESR, लो टेम्परेचर कंडीशन में। कैसे जरा इस बात को समझते हैं बेटा। आप ध्यान देना बेटा, डायज़ोनियम आयन की अगर बात की जाए तो अगर आप डायज़ोनियम आयन को रिएक्शन में यूज करें विदाउट टेम्परेचर, तो क्या विदाउट टेम्परेचर N2 सिस्टम से लीव कर पाएगी? नो, क्योंकि बेटा लो टेम्परेचर कंडीशन में तो डायज़ोनियम आयन स्टेबल है, और बेटा लो टेम्परेचर कंडीशन में अगर डायज़ोनियम आयन स्टेबल है तो आप ध्यान देना बेटा, अगर N2 सिस्टम से लीव ना करे तो डायज़ोनियम आयन एज अ होल आयन विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल बेटा। ये पूरा आयन उस कंडीशन में एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। एक पॉइंट आपके माइंड में आ सकता है, सर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है, यहाँ तो हमें वैकेंसी नहीं दिख रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बेटा देखो, डायज़ोनियम आयन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो है वो आप इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ बेटा, अगर मैं इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ ये, तो इस स्ट्रक्चर में अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर जो नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है उसके पास आप कह सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके पास यहाँ पर आप कह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास यहाँ पर आप कह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसके पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पर। ठीक है, अब आप सोचिए बेटा, इस कंडीशन में आप कह सकते हैं अगर वैकेंसी है तो मतलब डायज़ोनियम आयन कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन आप ध्यान देना बेटा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायज़ोनियम आयन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। अब मैंने आपसे क्या कहा बेटा, अगर मैं डायज़ोनियम आयन को लो टेम्परेचर कंडीशन में यूज करूंगा तो N2 का सेपरेशन नहीं होगा, और अगर N2 का सेपरेशन नहीं होगा तो एज अ होल आयन इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और उस कंडीशन में आप ध्यान देना बेटा, अब आप सोचिए बेटा, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ एनिलीन के साथ में, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ बेटा एनिलीन के साथ में, क्या मैं कह सकता हूँ एनिलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, इट विल शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा। तो क्या होगा, डायज़ोनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और H को रिप्लेस कर देगा, और इस तरह से बेटा यहाँ पर ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और ध्यान देना बेटा, ये कंपाउंड यहाँ पर बना एजो कंपाउंड, एजो डाइज। जरा ध्यान देना बेटा, जब ESR की बात करते हैं, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड में जब आप ESR की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एजो डाई का बेटा। ये एक्चुअली डाई फॉर्मेशन की रिएक्शन है, और इसी को बेटा कहा जाता है कपलिंग रिएक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर आप देखो बेटा, एक रिंग तो ये और एक रिंग ये, दोनों बेंजीन रिंग आपस में कपल हो चुकी है बेटा एजो ग्रुप के थ्रू, तो यहाँ पर दोनों रिंग्स की कपलिंग हुई एजो ग्रुप के थ्रू, इट इज कपलिंग रिएक्शन बेटा। और इस कपलिंग रिएक्शन में आप कह सकते हैं वन रिंग कम्स फ्रॉम डायज़ोनियम आयन एंड वन रिंग कम्स फ्रॉम द एरोमेटिक कंपाउंड यूज्ड इन द रिएक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर ESR हुआ, और यहाँ पर कंपाउंड बना बेटा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एंड बेटा इट इज येलो डाई, इट इज येलो डाई। तो यहाँ पर येलो डाई फॉर्मेशन हुआ है बेटा। और अब आप ध्यान देना बेटा, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर रिएक्शन में फिनॉल लेते हैं बेटा, अगर आप रिएक्शन में फिनॉल लेते हैं बेटा, तो फिनॉल में भी ESR होगा, डायज़ोनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और H को रिप्लेस कर देगा बेटा, और यहाँ पर कंपाउंड बनेगा बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज डाई। यहाँ पर आपको मिलेगी बेटा ऑरेंज डाई। इनके कलर से याद रखना बेटा, एनिलीन के केस में येलो डाई, और फिनॉल के केस में हम बात कर रहे हैं बेटा ऑरेंज डाई फॉर्मेशन। और एक और रिएक्शन है बेटा यहाँ पर बीटा नैफ्थोल। अगर आप इस डायज़ोनियम आयन की रिएक्शन करवाते हैं बीटा नैफ्थोल के साथ में, दिस कंपाउंड इज बीटा नैफ्थोल, तो यहाँ भी क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी ESR होगा, और इस ESR में क्या होगा बेटा, अगेन इलेक्ट्रोफाइल डायज़ोनियम आयन विल अटैक ऑन द कंपाउंड टू रिप्लेस हाइड्रोजन। और बेटा इस केस में हम बात करते हैं
यहाँ पर मिलती है बेटा रेड ऑरेंज डाई, यहाँ पर हमें मिलती है बेटा रेड ऑरेंज डाई। यस, आप ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो केसेस में समराइज कर रहा हूँ बेटा। एनिलीन की रिएक्शन अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं लो टेम्परेचर कंडीशन में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डायज़ोनियम सॉल्ट बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। और अब इसकी दो तरह की रिएक्शंस मैंने आपको बताई बेटा, एक तो टेम्परेचर कंडीशन में और एक लो टेम्परेचर कंडीशन में। टेम्परेचर कंडीशन में N2 सिस्टम से लीव करेगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। वेरियस रिएक्शन के एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। लो टेम्परेचर कंडीशन में रिएक्शन होगी कपलिंग रिएक्शन, ये साथ एजोडाइज फॉर्मेशन होगा बेटा। एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, येलो डाई फॉर्मेशन। फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑरेंज डाई फॉर्मेशन। और बीटा नैफ्थोल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेटा रेड ऑरेंज डाई फॉर्मेशन। तो ये मैंने यहाँ पर डायजोडाइजेशन और डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस को कवर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो अब आप ध्यान देना बेटा, यहाँ पर अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। तो इस केस में आप देखो 7th क्वेश्चन में आपको एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में दी हुई बेटा लो टेम्परेचर कंडीशन में। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा बेटा डायज़ोनियम सॉल्ट का, यहाँ पर डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। और अब इस रिएक्शन आपको करवाना है Q+ साइनाइड के साथ। जरा देखो बेटा, हीट दिया है, हीट अगर दिया है तो क्या होगा, N2 सिस्टम से लीव करना स्टार्ट कर देगी और रिंग में साइनाइड का एडिशन हो जाएगा, साइनाइड यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा बेटा बेंजो नाइट्राइल। हो गई रिएक्शन कवर बेटा। यही तो रिएक्शन है बेटा सैंडवेयर रिएक्शन। तो फिर तो इस केस में कंपाउंड बनेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एंड कंपाउंड बी विल बी बेंजो नाइट्राइल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपको क्या दिया बेटा, नाइट्रोबेंजीन दिया है और मेटल प्लस एसिड दिया है, रिडक्शन। और एसिड कंडीशन में बेटा हमें क्या मिलता है, कंपाउंड एक्स क्या मिलेगा, यस कंपाउंड एक्स यहाँ पर मिलेगा बेटा एनिलीन। और जरा देखो एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कंडीशन दी है बेटा। तो कंपाउंड वाई क्या मिलेगा इसमें, कंपाउंड वाई मिलेगा बेटा इसमें डायज़ोनियम सॉल्ट BDC। और अब इसकी रिएक्शन आपको गिवन है बेटा बीटा नैफ्थोल के साथ, अभी अभी बताया बेटा ये साथ। अब देखो यहाँ टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है बेटा, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि जो डायज़ोनियम आयन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा और H को रिप्लेस करेगा बेटा। और इस केस में कंपाउंड आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर कंपाउंड आपको मिलेगा ये कंपाउंड रेड ऑरेंज डाई फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेटा रेड ऑरेंज डाई फॉर्मेशन। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ, एक पॉइंट याद है कि हमने यहीं से H को क्यों रिप्लेस किया, रिंग में और भी तो H है बेटा। तो आप याद करें ESR में H का सब्स्टिट्यूशन जो होगा बेटा वो कार्बोटेंट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। तो कार्बोटेंट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया बेटा कि यहाँ से अगर H का सब्स्टिट्यूशन होता है तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो कार्बोटेंट बनेगा वो कंपैरेटिवली स्टेबल कार्बोटेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब जरा देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में आप ध्यान देना, यहाँ पर आपको दिया बेटा बेंजाइल अमाइन। आप ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आपको बेंजाइल अमाइन दिया हुआ है बेटा। और क्या मैं कह सकता हूँ, इस बेंजाइल अमाइन की अगर बात की जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉल्ट बनेगा डायज़ोनियम सॉल्ट वो तो स्टेबल नहीं होगा बेटा। स्टेबल नहीं होगा तो ये कहानी तो आगे जाएगी बेटा, ये कहानी डायज़ोनियम सॉल्ट पर नहीं रुकेगी, ये आगे जाएगी और इस केस में कंपाउंड क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो इस रिएक्शन में आंसर हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बेटा यहाँ पर एनिलीन दिया है और एनिलीन की रिएक्शन आपको नाइट्रस एसिड के साथ में दी हुई है, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl। क्वेश्चन है क्या इसमें डायज़ोनियम सॉल्ट बना है, क्वेश्चन है क्या इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बेटा इसका आंसर ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, अगर टेम्परेचर कंडीशन गिवन है तो टेम्परेचर कंडीशन में डायज़ोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है, एक्वस कंडीशन दी हुई है बेटा, तो वाटर की आगे रिएक्शन हो जाएगी और कंपाउंड क्या बन जाएगा इस केस में, फिनॉल। सारे केसेस कवर किए ना बेटा मैंने, तो इस केस में कंपाउंड बनेगा फिनॉल। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर कंपाउंड फिनॉल फॉर्मेशन हुआ बेटा, इस केस में आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है बेटा प्रोपेनामाइड इज टू बी रिएक्टेड विद ब्रोमीन इन KOH। पहली रिएक्शन हमने कवर की बेटा हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का प्रोडक्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, CO हटा दो, जो भी अमाइड आपको दिया उसमें से CO हटा दो और CO हटाएंगे बेटा, तो इस केस में कंपाउंड P बनेगा आपके पास बेटा इथाइलमाइन। एक कार्बन डिक्रीज हो चुका है बेटा, ध्यान देना। इसमें मोस्टली स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन साथ में लेते चलते हैं, एक कार्बन कम हो चुका है बेटा। और अब इसकी रिएक्शन आपको करवाना है क्लोरोफॉर्म इन KOH। याद करो ये रिएक्शन में
हैलोजन डेरिवेटिव में कवर कर चुका हूं बेटा, हॉफमैन कार्बोनामाइन रिएक्शन, याद आ रहा है बेटा, हॉफमैन कार्बोनामाइन रिएक्शन, और इस केस में कंपाउंड बनता है बेटा आइसोसाइनेट। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बेटा आइसोसाइनेट बनेगा, और इसका फिर आपको आगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, ये भी मैंने कवर किया है बेटा। देखो आइसोसाइनेट का अगर आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, चलो इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ बेटा। आप वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और इस तरह से आप शॉर्टकट में प्रोडक्ट बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा CH3CH2 NH2 अमाइन फॉर्मेशन, और इस वाले पार्ट से बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो बेटा अल्टीमेटली आपको क्या मिला बेटा, R+S क्या मिला बेटा, एक तो अमाइन मिला और एक मिला फॉर्मिक एसिड। लेकिन आप ध्यान देना बेटा, जो अमाइन आपको मिला उसमें 2 कार्बन है, मतलब इथाइल अमाइन। ध्यान देना, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। गलती नहीं करना बेटा, अमाइन प्लस एसिड फॉर्मिक एसिड तो यहाँ भी दिया है, लेकिन यहाँ पर अमाइन में आप देखो 3 कार्बन है, जबकि हमें जो अमाइन मिला है बेटा उसमें 2 कार्बन मिले हैं, क्योंकि इनिशियली हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में कार्बन डिक्रीज हो चुका था, एक कार्बन कम हो चुका था। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर है बेटा बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपको दिया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस कैन बी सेपरेटेड बाय, आप ध्यान देना बेटा, इस केस में आप यूज कर सकते हैं हिल्सबर्ग रिएजेंट एंड टोसाइल क्लोराइड, दोनों का यूज कर सकते हैं। कैसे बेटा मैं आपको बताता हूं, देखो आप ध्यान देना। देखो हिल्सबर्ग रिएजेंट की अगर बात की जाए, व्हाट इज हिल्सबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, आप ध्यान देना बेटा, दिस कंपाउंड बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नॉन एज हिल्सबर्ग रिएजेंट बेटा, ये होता है हिल्सबर्ग रिएजेंट, दिस इज हिल्सबर्ग रिएजेंट। और आप ध्यान देना बेटा, इसका यूज आप कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस को डिफरेंशिएट करने में, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस का अगर मिक्सचर आपके पास है उनके सेपरेशन के लिए भी, मतलब सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस इज पॉसिबल बाय यूजिंग हिल्सबर्ग रिएजेंट। कैसे आप देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा, सपोज आपको 3 बॉटल्स में, अलग अलग बॉटल में, एक में प्राइमरी अमाइन, एक में सेकेंडरी और एक में टर्शियरी अमाइन दिया हुआ है। पहले बात करते हैं इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आप ध्यान देना बेटा, आपको क्या करना है, तीनों ही बॉटल्स में आपको हिल्सबर्ग रिएजेंट ऐड कर देना है बेटा। तीनों ही बॉटल्स में आप क्या करेंगे, हिल्सबर्ग रिएजेंट आप ऐड कर देंगे। अब होगा क्या बेटा, जब प्राइमरी अमाइन के साथ में हिल्सबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करेगा, अच्छा बता सकते हैं हिल्सबर्ग रिएजेंट अगर रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन का टाइप क्या होगा, जरा देखो, हिल्सबर्ग रिएजेंट इज सल्फोनाइल क्लोराइड एसिड डेरिवेटिव बेटा, और एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शंस मैं कई बार बता चुका हूं आपको बेटा। एसिड रिएक्शन क्या होगा, अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, जय हिंद। और बेटा अमाइन जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। तो देखो 1 डिग्री अमाइन के करस्पॉन्डिंग आपको ये कंपाउंड मिलेगा बेटा, और ध्यान देना दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। जब सेकेंडरी अमाइन के कांटेक्ट में हिल्सबर्ग रिएजेंट आता है बेटा, तो यहाँ पर भी आप देखो बिल्कुल सेम वे में रिएक्शन होगी, और यहाँ पर भी आपको कंपाउंड मिलता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ, टर्शियरी अमाइन के केस में देयर विल बी नो रिएक्शन, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। तो इसका मतलब देखो, आपने हिल्सबर्ग रिएजेंट ऐड किया, इफ देयर इज नो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड 3 डिग्री अमाइन कंफर्म्ड, और अगर प्रेसिपिटेट बना तो अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि बेटा अगर प्रेसिपिटेट बना तो इट मे बी प्राइमरी अमाइन और इट मे बी सेकेंडरी अमाइन। क्वेश्चन है फिर ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए बेटा आप ध्यान देना, प्राइमरी अमाइन के करस्पॉन्डिंग जो प्रेसिपिटेट बना है, इसके लिए हम कह सकते हैं बेटा इट इज सॉल्युबल इन KOH, इट इज सॉल्युबल इन KOH, व्हाइल सेकेंडरी अमाइन के करस्पॉन्डिंग जो आपको प्रेसिपिटेट मिलता है बेटा दैट इज इनसॉल्युबल इन KOH। ध्यान देना बेटा, इट इज इनसॉल्युबल इन KOH। प्राइमरी अमाइन के करस्पॉन्डिंग जो प्रेसिपिटेट बना बेटा वो अल्कली में सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है बेटा, जरा देखो, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, और इसका एसिडिक कैरेक्टर आप फिर से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। अगर ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज हुआ तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा N पर नेगेटिव चार्ज, वो दो ऑक्सीजन के साथ में रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा बेटा। तो कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबलाइज होगा तो रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन एसिडिक, और बेटा अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो फिर तो KOH के साथ ये एसिड बेस कर जाएगा बेटा, और इसीलिए बात करते हैं कि ये प्रेसिपिटेट KOH में सॉल्युबल होगा बेटा। बट इन सेकंड कंपाउंड यू कैन सी देयर इज नो सच एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, सो नो रिएक्शन विद KOH, यहाँ पर इसकी KOH के साथ में रिएक्शन नहीं होगी। तो अल्टीमेटली अब आप ध्यान देना बेटा, ऑन एडिशन ऑफ हिल्सबर्ग रिएजेंट इन अमाइन, इफ देयर इज नो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड 3 डिग्री अमाइन कंफर्म्ड,
and if there is precipitate formed and that is soluble in KOH, 1 degree amine, and insoluble in KOH will be secondary amine. So this is how we can differentiate primary, secondary and tertiary amines. क्वेश्चन है सेपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. यस, अगर आपके पास इन 3 कंपाउंड्स का मिक्सचर है, तीनों अमाइंस का मिक्सचर है, आप हिंसबर्ग रीजन ऐड कर दो. उसमें क्या होगा, हिंसबर्ग रीजन जब आप ऐड करेंगे बेटा तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. 3 डिग्री अमाइन अनरिएक्टेड फॉर्म में रहेगा. क्या मैं प्रेसिपिटेट में से 3 डिग्री अमाइन को अलग कर सकता हूं? यस, तो 3 डिग्री अमाइन का सेपरेशन तो हो चुका है. अब दोनों कंपाउंड्स प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन का प्रेसिपिटेट का मिक्सचर आपके पास है, आप उसमें QH मिक्स कर दो. तो प्राइमरी अमाइन का जो प्रेसिपिटेट है वो तो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा. सेकेंडरी अमाइन का प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रहेगा, उस प्रेसिपिटेट को भी अलग कर लो. तो इस तरह से बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस को सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं. दिस इज द यूज ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट इन सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कंपाउंड्स, 3 डिग्री अमाइंस. और ध्यान देना बेटा, इसी के सिमिलर हमारे पास एक कंपाउंड और भी होता है जिसका यूज आप सेम पर्पस के लिए कर सकते हैं. और वो सेकेंड कंपाउंड क्या है बेटा, ध्यान देना. आप ऐसा समझ लें बेटा, जो सेकेंड कंपाउंड है वो इसी कैटेगरी का कंपाउंड है. इसी का बड़ा भाई मान लो बेटा, इसी का बड़ा भाई मान लो, इसी कैटेगरी का कंपाउंड है बेटा, वो ये कंपाउंड है. बस CH3 ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा है बेटा. अब आप देखो हिंसबर्ग रिएजेंट की अगर बात की जाए तो हिंसबर्ग रिएजेंट को कहा जाता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. बेटा ये तो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. यहाँ पर आप देखो बेंजीन की जगह टोल्यूइन दिख रहा है आपको, तो इसे आप कह सकते हैं बेटा इट इज टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड. और ध्यान देना बेटा, टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड का एक स्पेसिफिक नेम भी है बेटा. आप ध्यान देना, दिस पार्ट ऑफ टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नोन एज, इज रिटन एज टोसाइल. आप ध्यान देना बेटा, ये जो पार्ट है टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड का, ये जो पार्ट है बेटा, इस पार्ट को हम लिखते हैं टोसाइल पार्ट. इट इज रिटन एज टोसाइल. और बेटा क्लोरीन के लिए हम लिख देते हैं क्लोराइड. सो टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड इज आल्सो कॉल्ड टोसाइल क्लोराइड. और ध्यान देना बेटा, टोसाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं TS से, और क्लोराइड के लिए लिखते हैं बेटा Cl. मतलब TSCl, टोसाइल क्लोराइड, दैट इज टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, सिमिलर टू हिंसबर्ग रिएजेंट, कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस. तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, इस क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा जा रहा है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस कैन बी सेपरेटेड बाय, या इसकी जगह वो अगर होता कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, तो आंसर है बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट एंड टोसाइल क्लोराइड बोथ. मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 पे आप ध्यान देना बेटा, 13 में आपको एनिलीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ में दी हुई है. याद करें एसिटाइलेशन बेटा, एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन है तो ये तो हो जाएगी बेटा एसिनेशन. क्या होगा इस केस में, एनिलीन एज एन न्यूक्लियोफाइल अटैक, ओपन, क्लोज एंड लीव. और बेटा यहाँ पर अगर मैं कंपाउंड X की बात करूं तो कंपाउंड X तो यहाँ पर बन जाएगा बेटा ये कंपाउंड. एक तरह से आप कह सकते हैं एनिलीन का एसिटाइलेशन हो जाएगा बेटा. दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटेनिलाइट. तो यहाँ पर जो कंपाउंड X बनेगा बेटा वो तो बनेगा इसमें एसिटेनिलाइट, एसिटेनिलाइट का फॉर्मेशन. अब आपको आगे रिएक्शन गिवन है ब्रोमीन प्लस AlBr3. आप ध्यान देना बेटा, क्या मैं कह सकता हूँ दिस कॉम्बिनेशन गिव्स ब्रोमोनियम आयन. जरा सोचिए, इसमें लुईस एसिड हम यूज कर रहे हैं बेटा, और लुईस एसिड का क्या फंक्शन होता है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर. ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने का काम करता है बेटा. आप ध्यान देना, अगर हम बात करें ब्रोमीन प्लस AlBr3, तो देखो क्या मैं कह सकता हूँ एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, जैसे ही वो ब्रोमीन से इंटरेक्ट करेगा ये लोन पे लेना स्टार्ट करेगा. इस तरह से ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर बनेगा बेटा ब्रोमोनियम आयन प्लस AlBr4 माइनस. तो इस तरह से हम बात करते हैं बेटा लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने का काम करता है, Br प्लस. अब जरा देखो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं बेटा नाइट्रोजन रेशियो प्लस एम्फेट फॉर बेंजीन रिंग, एंड दैट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. तो ऐसे में हम बात कर सकते हैं बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है वो ऑर्थो एंड पैरा से पर रिएक्ट करेगा. होता है ना प्लस एन ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. बेटा ये रिएक्शन हो जाएगी ESR. अब आप ध्यान देना बेटा यहाँ पर, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट मेंशन किया है तो फिर तो मैं कह सकता हूँ स्टेरिक के बेसिस पर जब ESR यहाँ पर होगा तो मेजर प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो पैरा वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा. तो यहाँ पर कंपाउंड Y जो होगा आपके पास वो ये पैरा प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा. और अब हमें इसका करना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस. ध्यान देना बेटा, क्या मैं कह सकता हूँ जो कंपाउंड यहाँ पर है वो अमाइड है बेटा,
और अमाइड का अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा तो क्या होगा, एसिडी रिएक्शन होगी बेटा। और इस एसिडी, वही एसिडी रिएक्शन है बेटा, अटैक, ओपन, क्लोज एंड लीव। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं बेटा, जब अमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये तो बन जाएगा बेटा NH2 और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब पैरा ब्रोमो एनिलीन प्लस एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा इस क्वेश्चन का जो फाइनली आपको आंसर मिलेगा कंपाउंड Z, वो कंपाउंड Z क्या हो जाएगा बेटा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन A। क्लियर बात है बेटा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ध्यान देना। ब्रोमीन प्लस वाटर आपको दिया है। अब जरा देखो, ब्रोमीन प्लस वाटर दिया है तो दिस कॉम्बिनेशन विल आल्सो प्रोड्यूस ब्रोमोनियम आयन, दिस कॉम्बिनेशन विल आल्सो प्रोड्यूस ब्रोमोनियम आयन। और अब जरा ध्यान देना बेटा, जब एनिलीन का आप ब्रोमिनेशन करते हैं बेटा वाटर की प्रेजेंस में, मतलब पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, जब आप इसका ब्रोमिनेशन करते हैं, ESR करते हैं बेटा, तो आप ध्यान देना यहाँ पर जो ESR रिएक्शन होती है वो रिपीटेड ESR रिएक्शन होती है बेटा। और क्योंकि एनिलीन में प्लस एन ग्रुप है, और प्लस एन ग्रुप हम बात करते हैं बेटा ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। प्लस एन ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो इस केस में क्या होगा बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर रिपीटेड ESR होगा बेटा, और यहाँ पर कंपाउंड आपको मिल जाएगा ट्राइब्रोमो एनिलीन, एंड दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर आप ध्यान देना बेटा, ESR का रिपीटेशन हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पर ESR का रिपीटेशन हुआ है। इससे पहले जब ब्रोमिनेशन की हम बात कर रहे थे, इससे पहले जब हम ब्रोमिनेशन की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर रिपीटेशन की बात नहीं की। यहाँ पर तो ब्रोमीन हमने ओनली 1 इंट्रोड्यूस किया, तो इसमें रिपीटेशन नहीं हुआ। यहाँ रिपीटेशन क्यों बेटा, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप दोनों में रिंग के एक्टिविटी की बात करें, ESR के लिए रिएक्टिविटी की बात करें बेटा, तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना बेटा, तो इस केस में भी प्लस एन ग्रुप है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो नाइट्रोजन का प्लस एन फैक्ट होगा वो लेस होगा। क्यों लेस होगा बेटा, क्योंकि जरा देखो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर CO ग्रुप के साथ में भी तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना बेटा, तो रिंग के लिए उसका रेजोनेंस कम हो जाएगा क्योंकि CO ग्रुप के साथ में भी इसका रेजोनेंस होगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन का रिंग के लिए प्लस एन फैक्ट कम होगा, तो रिंग उतना एक्टिवेटेड नहीं होगी जितना एनिलीन के केस में होगी। जबकि आप देखो एनिलीन में अगर बात की जाए बेटा, तो एनिलीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ पर 100% रिंग के साथ में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग प्लस एन रिंग के लिए ऑपरेट होगा। और जब NH2 ग्रुप का रिंग के लिए स्ट्रॉन्ग प्लस एन फैक्ट ऑपरेट होगा बेटा, तो रिंग यहाँ पर हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगी, और हाईली एक्टिवेटेड होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो रिपीटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। मतलब आप समझ लेना बेटा, अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि रिंग हाईली एक्टिवेटेड है और इलेक्ट्रोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है और इलेक्ट्रोफाइल अगर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, तीन कंडीशन सुन ले बेटा। अगर रिंग हाईली एक्टिवेटेड है, मतलब रिंग पर कोई स्ट्रॉन्ग प्लस एन ग्रुप प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रोफाइल अगर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, तो उस केस में बेटा ESR एक बार नहीं बार बार होगी, बार बार होगी। तो इस तरह से यहाँ पर रिपीटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होकर यहाँ पर ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। और अब आप ध्यान देना बेटा, यहाँ पर कंपाउंड बना है ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो अब देखो इसमें रिएक्शन पर बेस्ड हमें बताना है ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें बताना है ट्रू स्टेटमेंट फॉर दिस रिएक्शन, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ट्रू, ये बिल्कुल सही है बेटा। रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट एलिफेटिक अमाइन एंड एनिलीन, ये भी सही है बेटा, क्योंकि एनिलीन की रिएक्शन जब आप ब्रोमीन प्लस वाटर के साथ में ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्रेसिपिटेट मिला ट्राइब्रोमो एनिलीन का। जबकि अगर आप एलिफेटिक अमाइन लेते हैं बेटा, तो एलिफेटिक अमाइन के केस में देयर विल बी नो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, so this reaction can be used to differentiate aniline and aliphatic amine। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बेटा। कार्बेटाइन is formed as an intermediate, बेटा ESR का एग्जांपल है, और क्या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इंटरमीडिएट कार्बेटाइन बनता है, या तो एरिनियम आयन या उसे कहा जाता है वेलेंट इंटरमीडिएट और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ESR में जो कार्बेटाइन बनता है उसे हम कहते हैं वेलेंट इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बेटा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यस, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया बेटा नाइट्रोबेंजीन दिया है, और आप देखो आयरन प्लस HCl, फिर से एसिडिक मीडियम में बेटा, मेटल के साथ में अगर एसिड दिया है तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर कंप्लीटली रिड्यूस होगा, और यहाँ पर बनेगा बेटा एनिलीन। जरा देखो आगे आपको दिया है नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन और लो टेम्परेचर कंडीशन गिवन है बेटा, तो फिर तो यहाँ पर बनेगा डायज़ोनियम सॉल्ट।
इस केस में यहाँ पर बन जाएगा बेटा डायज़ोनियम सॉल्ट। और अब इसकी रिएक्शन आपको गिवन है इथेनॉल के साथ में। आप ध्यान देना बेटा, डायज़ोनियम सॉल्ट के रिडक्शन के लिए आपको दो रिएक्शंस माइंड में रखना है बेटा। अगर आप डायज़ोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करते हैं, अगर आप डायज़ोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करते हैं बेटा, और रिडक्शन के लिए आप यूज करते हैं इथेनॉल, रिडक्शन के लिए आप यूज करते हैं इथेनॉल, या फिर आप यूज करते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस वाटर, दोनों में से आप कोई भी यूज करें बेटा। इफ डायज़ोनियम आयन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग इथेनॉल और हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस वाटर, तो ध्यान देना बेटा, इस केस में ओवरऑल रिडक्शन प्रोसेस में बेंजीन फॉर्मेशन होगा। इस केस में कंपाउंड आपको मिलता है बेंजीन, और इसके साथ में आपको मिल जाएगा बेटा N2 plus HC। So in this case, what is the product Z? It will be benzene. That is reduction of diazonium ion. याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। और इथेनॉल की जगह आपको रिडक्शन के लिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस वाटर भी गिवन हो सकता है बेटा। क्लियर बात है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे बेटा आपको डायज़ोनियम आयन गिवन है और उसकी रिएक्शन आपको गिवन है एनिलीन के साथ। आपको बताया बेटा इससे पहले डायज़ोनियम आयन की सारी रिएक्शंस मैंने आपको बता दी बेटा। टेम्परेचर कंडीशन गिवन नहीं है देखो, और लो टेम्परेचर पे मैंने आपसे क्या कहा, डायज़ोनियम आयन इटसेल्फ विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और ये बेटा एनिलीन के साथ करेगा ESR, और ESR में यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा बेटा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, याद करें येलो डाई। तो इस केस में मिलता है बेटा आपको येलो डाई। क्लियर, कपलिंग रिएक्शन है बेटा, एजोडाइज फॉर्मेशन की रिएक्शन डिस्कस हो चुकी है बेटा इससे पहले ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए बेटा, तो 17 में आपको बताना है मेंडियस रिडक्शन। देखो जो रिएक्शंस आपको गिवन है मैं आपको उनके नेम्स बताता हूँ बेटा। ए ऑप्शन में जरा आप देखो, पहचानो इस रिएक्शन को, डिस्कस कर चुका हूँ बेटा मैं। दिस रिएक्शन इज यस बेंजोइल क्लोराइड आपको दिया हुआ है बेटा, H2 पैरेडियम बेरियम सल्फेट, याद करो रोजनमंड्स रिडक्शन। तो ये रिएक्शन तो है बेटा रोजनमंड्स रिडक्शन, दिस इज रोजनमंड्स रिडक्शन। सेकेंड आपको दिया बेटा ईस्टर एंड सोडियम प्लस इथेनॉल। ध्यान देना, सोडियम प्लस इथेनॉल यहाँ पर रिडक्शन का काम करता है, एंड व्हेन ईस्टर इज रिड्यूस्ड यूजिंग सोडियम प्लस इथेनॉल इट विल बी अ नेम रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज Boult-Blanc reduction। आप ध्यान देना बेटा, दिस रिएक्शन इज नोन एज Boult-Blanc reduction, BB reduction। थर्ड अगर बात करें बेटा, इफ साइनेट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम प्लस इथेनॉल it is also a name reaction। This reaction is known as Mendius reduction। ये रिएक्शन है बेटा मेंडियस रिएक्शन। और जो लास्ट रिएक्शन है वो तो आज ही हमने डिस्कस की बेटा फर्स्ट रिएक्शन में, इट इज हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो बेटा चारों ही रिएक्शंस का मैंने नेम लिख दिया है, इट इज हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। आपसे पूछा बेटा मेंडियस, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर बात है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है बेटा, फिर से नाइट्रो कंपाउंड दिया है और मेटल प्लस एसिड दिया है। मेटल प्लस एसिड का काम है बेटा रिडक्शन, नाइट्रो कंपाउंड को ये रिड्यूस कर देगा NH2 में। तो यहाँ पर बनेगा बेटा मेटाब्रोमो एनिलीन। फिर से आप देखो नाइट्रस एसिड दिया है बेटा, नाइट्रस एसिड की बात की जाए लो टेम्परेचर कंडीशन गिवन है, मतलब यहाँ पर बनेगा बेटा डायज़ोनियम सॉल्ट। यहाँ पर बन जाएगा बेटा डायज़ोनियम सॉल्ट। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको गिवन है बेटा। और अब आप देखो क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड यहाँ पर टेम्परेचर भी होना चाहिए साथ में। तो बेटा इस केस में क्या होगा, जब क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में आप इसे हीट करेंगे, याद करें सैंडवेयर रिएक्शन, इस केस में बेटा क्या होगा, N2 सिस्टम से लीव कर जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बेटा ब्रोमीन। तो फाइनली आपको मिल जाएगा इसमें मेटा डायब्रोमो बेंजीन। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर बात है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया है नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। हो सकता है बेटा ये रीडेबल ना हो, आपको थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। मैंने नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के केस करवाया बेटा, और उसके अकॉर्डिंग आप याद करो, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम यू गेट पैरा एमिनो फिनॉल, ये कंपाउंड आपको मिलता है बेटा। और अब आपको इसकी रिएक्शन करवाना है बेटा डायज़ोनियम आयन के साथ में। अब आपको इसकी रिएक्शन करवाना है बेटा डायज़ोनियम आयन के साथ में, और यहाँ पर आपको दिया है बेटा एल्कलाइन मीडियम। जरा ध्यान देना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एल्कलाइन मीडियम दिया है तो बेटा एल्कलाइन मीडियम तो फिर यहाँ पर हो जाएगा एसिड बेस। और बेटा अगर एसिड बेस होगा, ध्यान देना बेटा, अगर एसिड बेस होगा
तो फिर तो फिनॉल विल कन्वर्ट इनटू फिनॉक्साइड आयन। और अब जरा ध्यान देना बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया विदाउट टेम्परेचर कंडीशन में डायज़ोनियम आयन विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और ये यहाँ पर क्या करेगा बेटा, ESR करेगा। लेकिन अब आप ध्यान देना बेटा, ESR में ये अटैक कहाँ करेगा। जरा देखो NH2 ग्रुप प्लस एम ग्रुप है, तो प्लस एम ग्रुप है तो इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि प्लस एम ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं बेटा, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये है बेटा, पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है। और अगर मैं O नेगेटिव की बात करूँ तो ये भी प्लस एम ग्रुप है बेटा, और इस प्लस एम ग्रुप के रेस्पेक्ट में मैं इसको रेड कलर से शो कर देता हूँ बेटा। इस प्लस एम ग्रुप के रेस्पेक्ट में, अगर मैं इस प्लस एम ग्रुप के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन ये है, पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है। तो दोनों के रेस्पेक्ट में बेटा पैरा पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है लेकिन ऑर्थो पोजीशन फ्री है। तो क्वेश्चन है NH2 के रेस्पेक्ट में ये अटैक करेगा या O- के रेस्पेक्ट में, बताओ स्ट्रॉन्गर प्लस एम ग्रुप कौन है, NH2 या O-? ऑब्वियसली O-, गलती मत करना बेटा। ऐसे नहीं कि नाइट्रोजन की EN कम होती है ऑक्सीजन से तो NH2 ग्रुप का प्लस एम ज्यादा होगा। ये बात सही है कि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, लेकिन बेटा वो कंपैरिजन तो तब है ना जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या तो दोनों न्यूट्रल हो या दोनों नेगेटिवली चार्ज हो। यहाँ पर आप देखो NH2 तो न्यूट्रल है और O पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज एटम के तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा बेटा। और अगर इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर रिएक्शन होगी, मतलब यहां से H रिप्लेस होगा बेटा इस इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू। तो आप ध्यान देना बेटा, फिनॉल के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है, फिनॉल के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर रिएक्शन होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? और अब आप ध्यान देना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पर दिया है बेटा विच इज इनकरेक्ट मैच। आप देखो पहली रिएक्शन तो बेटा नेम रिएक्शन है हॉफमैन कार्बोनामाइन रिएक्शन, इसमें आइसोसाइनेट बनता है, तो यस ये तो सही है बेटा, आइसोसाइनेट फॉर्मेशन। सेकंड जरा देखो अमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस केच, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा, शॉर्टकट बताया ना, सी उड़ा दो, सी उड़ाओगे तो आप एनिलीन मिल जाएगा। ओ नो, यहाँ पर तो एनिलीन नहीं बन रहा है बेटा, तो ये तो बेटा गलत मैच होगा, ये करेक्ट है, ये गलत मैच होगा बेटा। यहाँ पर सी आपको दिया बेटा बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl प्लस जिंक क्लोराइड, याद करो बेटा नेम रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज गैटरमैन, इट इज गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो बेटा इस केस में तो एल्डिहाइड बना, ये सही है बेटा। और लास्ट रिएक्शन आप देखो बेटा, ये तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो गया बेटा, जरा देखो इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, आयोडीन प्लस NaOH, आयोडोफॉर्म बनेगा, ये भी सही है बेटा। तो फिर इसमें इनकरेक्ट मैच आपको पूछा है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बेटा, क्योंकि इस केस में ये कार्बन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, द प्रोडक्ट शुड बी एनिलीन, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से आप ध्यान देना बेटा, आपका मैंने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का जो चैप्टर है उसका पूरा रिवीजन करवा दिया है बेटा। और इसमें देखो मैंने आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, डायज़ोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शंस और उसका फॉर्मेशन कवर कर लिया है बेटा। आप ऐसा करिएगा बेटा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर को अब आप अपने NCERT से पढ़िएगा और इस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूँ बेटा आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इसमें। तो बेटा इसके साथ में हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। और बेटा मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो रिवीजन आपका मेगा रिवीजन कोर्स में जो हो रहा है बेटा, वो बहुत ही परफेक्टली रिवीजन हो रहा होगा और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके नीट 21 में आपके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करेगा। तो आप कनेक्टेड रहिए बेटा मोशन के यूट्यूब चैनल के साथ में, आपको इस रिवीजन कोर्स में और भी लेक्चर्स मिलने वाले हैं और भी वीडियोस मिलने वाले हैं जो आपके डॉक्टर बनने की राह को आसान बनाएंगे। तो मैं जितेंद्र चांदवानी आपके इस रिवीजन वाले पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ बेटा, और आपको विश करता हूँ बेटा कि आप अपने डॉक्टर बनने के सपने को, अपने पेरेंट्स के डॉक्टर बनने के सपने को, अपने टीचर्स के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करें बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच बेटा।